हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया वीडियो लेक्चर जो आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत ही मजबूत बना देगा। दोस्तों, जो आज के इस क्लास में टॉपिक रहने वाले हैं वो नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना आफ्टर वीडियो लेक्चर। चलिए, तो एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं हम आज। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। आपके जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल कार्य ही आपको पॉसिबल बनाता है खुद को। आई एम पॉसिबल, आप उस कार्य को करने के लिए सक्षम हो। आपके लिए इम्पॉसिबल कार्य ही उसी वर्ड से निकाला हुआ आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, आई एम पॉसिबल। कोई भी कठिन कार्य को करने के लिए मैं पॉसिबल हूँ, हार्ड वर्क करने के लिए पॉसिबल हूँ, एग्जाम निकालने के लिए पॉसिबल हूँ। उसी प्रकार आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, प्रॉपर टॉपिकों को पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। यही आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे और निश्चित ही सफलता दिलाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए, तो आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। आज से दोस्तों नर्सिंग फाउंडेशन के क्वेश्चन को कवर करेंगे हम वीडियो लेक्चरों में। इस क्लास को लाइक कर दीजिए। एक शानदार प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। इन्फेक्टेड बैंडेज डिस्कार्ड इन विच बैग। इन्फेक्टेड बैंडेज को हम किस प्रकार के बैग में डिस्कार्ड करेंगे? अकॉर्डिंग टू बी एम डब्ल्यू बास्ट बी एम डब्ल्यू बायोमेडिकल बास्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप कौन से हॉस्पिटल से निकलने वाले पदार्थ को या जो भी चीजें हैं या बास्ट है उसको आप किस प्रकार के बैग में डिस्कार्ड करोगे? तो यहाँ पर पूछा गया है इन्फेक्टेड बैंडेज के बारे में। तो इसको हम येलो बैग में डिस्कार्ड करेंगे, रेड बैग में, ब्लू बैग्स में, ब्लैक बैग में। तो बीएमडब्ल्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्फेक्टेड बैंडेज को हम येलो बैग में डिस्कार्ड करेंगे। एक बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हम एक जो चार्ट है यहाँ पर उसके थ्रू समझ लेते हैं हॉस्पिटल में किस प्रकार के वास्ट को हम कौन से वाले डिब्बे में डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पर हम बात करें एलो के लिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल वास्ट एलो में डिस्कार्ड करेंगे। एना एनिमल एनाटॉमिकल वास्ट, सॉइल्ड वास्ट, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, केमिकल वास्ट, केमिकल लिक्विड वास्ट, discard linen, mattresses, beddings contaminated with blood and body fluids including mask and gown, इनको हम एलो में डिस्कार्ड करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वास्ट इंक्लूडिंग ब्लड वैक्स को हम एलो वैक्स में डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछ लेता है, इनमें से कोई सा एक एग्जाम्पल दे देगा। इस प्रकार की चीज को हम कौन से वाले बैग में डिस्कार्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू पॉलिसी। यहाँ पर हम बात करें रेड बॉक्स की, देखिए इसमें कौन रेड बॉक्स में डिस्कार्ड करने वाले वास्ट, कंटामिनेटेड वास्ट, प्लास्टिक जो रिसाइक्लेबल होते हैं, डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, बोतल, प्लास्टिक के सब्सटेंस जितने भी होते हैं वो रेड वाले में जाते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट याद रखना, आईवी ट्यूब्स विदाउट शार्प एज, मतलब कोई भी निडल वगैरह नहीं लगी रहनी चाहिए आपकी ट्यूब में। कैथेटर्स को हम रेड में डिस्कार्ड करेंगे। यूरिन बैग, सिरिंज वो भी विदाउट निडल, निडल को निकाल के हम सिरिंज को रेड कलर के बैग में डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, वैक्यूम टेनर्स, ठीक है, और ग्लव्स, इनको हम रेड कलर के बैग में डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पर हम बात करें व्हाइट कलर के बैग में आप वास्ट शार्प जितने भी न्यूक्लियर कलर के न्यूक्ली चीजें होती हैं, न्यूक्ली सब्सटेंस होते हैं, उनको हम सबको सफेद कलर के डिब्बे में या बैग में हम डिस्कार्ड करेंगे। वास्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल, जैसे कि सच एज निडल्स, ये शार्प होते हैं आपके, निडल, सिरिंज, नाइफ्स, स्कैल्प्स, ब्लेड, ब्रोकन एम्प्यूल्स जो कांच के रहते हैं, स्लाइड्स, आपकी लैब में यूज आने वाली स्लाइड कांच की, एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट दैट में कॉज पंक्चर, कट्स इंक्लूडिंग मेटालिक स्क्रू एंड इम्प्लांट्स, जो लोहे के वो रहते हैं, इनको भी हम व्हाइट कलर के बैग में डिस्कार्ड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से।
यहाँ पर हम बात करें ब्लू की, ऑल अनब्रोकन ग्लास, जितने टूटे हुए, बगैर टूटे हुए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, टूटे हुए ग्लास नहीं, अनब्रोकन, अनब्रोकन ग्लास आइटम्स सच एज ग्लास बोटल्स, ग्लास बोटल्स को आप ब्लू कलर के में डिस्कार्ड करेंगे। बाइल्स, जो बाइल्स होते हैं इंजेक्शन, ये एक आपका एम्पुल होता है, ठीक है दोस्तों, एक आपका पूरा बाइल होता है मेडिसिन का, इसको बाइल को आप कांच के इस बाइल को आप ब्लू कलर के बैग में डिस्कार्ड करेंगे, वो भी अनब्रोकन होना चाहिए, और अनब्रोकन एम्पुल्स, इनको आप ब्लू कलर के बैग में डिस्कार्ड करेंगे। अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू पॉलिसी, हॉस्पिटल में आप इनको कैसे फॉलो करोगे, यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी फाउंडेशन नर्सिंग से पूछा जाता है। तो इन सारी एग्जांपल्स को आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से एम्स में और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके यहाँ पर होते हैं, उनमें सभी में ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ट्राइएज मीन्स, ट्राइएज मीन्स क्या होता है, ट्राइएज क्या है, हम यहाँ पे बात करें, यह वर्ड इमरजेंसी, इमरजेंसी में सिचुएशन को कैसे सॉर्ट करें हम, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब आप समय में, कम समय में, इमरजेंसी में आप किस किस प्रकार के मरीज को सॉर्टिलाइज करोगे, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में इनको विभाजित किया गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है ट्राइएज का मीन्स, तो ट्राइएज इज अ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब यहाँ पर इमरजेंसी के अकॉर्डिंग मरीजों को अलग अलग भागों में विभाजित करना। चलिए, तो यहाँ पर इसको हम चार्ट के थ्रू समझते हैं, ट्राइएज में कौन सी चीजों को रखा गया है। इंपोर्टेंट हम बात करें, ट्राइएज की एक चार्ट होता है, ट्राइएज, इसको हमने चार कैटेगरियों में मेनली डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहले इमरजेंसी जो आपके रेड कलर में आती है, ठीक है, एक ऑरेंज वेरी अर्जेंट, येलो अर्जेंट, ग्रीन जो रिटन है यहाँ पर नॉर्मल आ जाएंगे। इसमें इमरजेंसी में हम किस प्रकार के मरीजों को लेंगे, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से एकदम गुजर रहे हों, एकदम इमरजेंसी कंडीशन, बहुत ही इमरजेंसी, उन्हें हम रेड में रखेंगे। वेरी अर्जेंट, उससे जो अभी जीने की स्थिति में है, थोड़ी देर रुक सकते हैं, इस प्रकार के मरीज को हम वेरी अर्जेंट में रखेंगे। ठीक है, जो थोड़े से लोअर है, कम डैमेज हुए हैं, और जहाँ इसकी अपेक्षा थोड़ा और टाइम तक लिविंग टाइम में है, और वो इस प्रकार के हम मरीजों को अर्जेंट में रखेंगे। और जो रेगुलर है, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, कम हार्मफुल सिचुएशन है, उसको हम रूटीन ग्रीन में रखेंगे। इनके हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए, ट्राइएज लेवल्स एंड अटेंशन टाइम, आप इमरजेंसी में फंसे हो और ट्राइएज के अकॉर्डिंग आपने अलग अलग मरीजों को डिवाइड कर लिया है। रेड जोन में ज्यादा सीरियस मरीज हैं, उनको आप कितना समय दोगे, तो ये तो एकदम अर्जेंट ही सिचुएशन होती है आपकी, बिल्कुल समय खराब नहीं करना है। सबसे पहले इस प्रकार के मरीज को आपको टाइम देना है, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे वाले मरीज को आप 10 मिनट तक थोड़ा टाइम दे सकते हो, 10 मिनट बाद आप उसे देखोगे, उसके बाद, ठीक है, मतलब उसको ऑब्जर्व करना है आपको, ऐसा नहीं कि ज्यादा समय तक छोड़ देना है। इमरजेंसी सिचुएशन है तो 10 मिनट तक आप उसे दे सकते हो, पर उससे पहले इमरजेंसी सिचुएशन को आप हैंडल करोगे। अर्जेंसी की बात करें, इस प्रकार के कैटेगरी के मरीजों को आप 30 मिनट का समय दे सकते हो, 30 मिनट बाद आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। जो लेस अर्जेंसी वाले हैं, उनको आप 2 घंटे तक आराम से बैठा के रख सकते हो। चलिए, और नॉन अर्जेंट हैं, उन्हें आप बिल्कुल 3 घंटे तक बैठा के रखिए। यहाँ पर हम बात करें अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में मरीजों को रखा गया है। देखिए, यहाँ पर रेड जो सबसे वेरी अर्जेंट स्टेज होती है, उसमें आप देखें तो सीरियस कार क्रैश हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, आपके पेशेंट का खून बह रहा है, सर फूट गया है, हाथ टूट गए हैं, पैर टूट गए हैं, इस प्रकार के मरीज को आप सबसे पहले देखोगे। आपके मरीज का हार्ट स्टेप्ड बीटिंग, उसकी सांसें रुक गई हैं, सस्पेक्टेड स्ट्रोक हुआ है मरीज को, तो ऐसी कंडीशन को आप पहले उनको हैंडल करोगे। मोस्ट अर्जेंट पेशेंटों में ऐसे पेशेंट आते हैं। यहाँ पर हम बात करें अर्जेंट स्थिति की, जैसे कि आपके मरीज सस्पेक्टेड हार्ट अटैक वाला मरीज है, सीवियर ट्राइबल ब्रीथिंग, लार्ज ब्रोकन बोन्स, जैसी उसकी हड्डी टूट गई है पैर की, ठीक है, तो उसको आप थोड़ी देर बैठा के रख सकते हो, स्टेबल मरीज है। लेकिन स्ट्रोक वाले मरीज
और जो बिल्कुल सांसें रुक गई हैं, कार एक्सीडेंट हुआ है, मरीज का एकदम ज्यादा खून बह रहा है, बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, तो आप उसे मोस्ट अर्जेंट में रखोगे। वेरी अर्जेंट में इनसे लेस सब्जेक्ट्स को या मरीज को आप लेस वेरी अर्जेंट में रखोगे, अर्जेंट कंडीशन में रखोगे। यहाँ पर लेस अर्जेंट कैटेगरी की बात करें, आपके मरीज फेंटिंग, एलर्जिक रिएक्शन, हेड इंजरी, अस्थमा अटैक, स्टोमक पेन, टेम्परेचर ओवर 40 डिग्री, मरीज को थोड़े बहुत सीजर आ रहे हैं, इस प्रकार के मरीज को आप लेस अर्जेंट में रखोगे। यहाँ पर नॉट अर्जेंट, जैसे कि आपके मरीज को निडल स्टिक हुआ है, ब्रोकन एंकल, आपके एंकल में थोड़ा बहुत ब्रोक हुआ है, सोर ईयर्स हैं उसके, आई एंड थ्रोट इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, ऐसी कंडीशन वाले मरीज को आप थोड़ी देर बैठा के टाइम ज्यादा दे के रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नॉट अर्जेंट वाले मरीजों को आप आराम से बैठा के रखिए, है ना। इनको आराम, इनके स्टिकिंग लगानी हो या पट्टी करनी हो, रिन्यूइंग प्रिस्क्रिप्शन करना हो, कफ और कंजेशन वाले मरीज हैं, इन्हें आप नॉट अर्जेंट में रखोगे। तो आपके ट्राइएज को हम इमरजेंसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मरीज को लाइन बाई लाइन उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिस्टेड करके रखते हैं, इसे हम ट्राइएज कैटेगरी में रखते हैं या डिवाइड करते हैं। इस प्रकार के सॉर्टिंग को हम ट्राइएज बोलते हैं। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच पोजीशन गिवन गिवन टू पेशेंट इन सिग्मोइडोस्कोपी, मरीज सिग्मोइडोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है, क्या है ये प्रोसीजर है, टू टू विजुअलाइज या ऑब्जर्वेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मोइड भाग में। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सिग्मोइडोस्कोपी आप क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए और लार्ज इंटेस्टाइन या सिग्मोइडोस्कोप पार्ट को विजुअलाइज करने के लिए किसी प्रोसीजर बेस्ड। यहाँ पर हम बात करें, इस प्रकार को सिग्मोइडोस्कोपी आप मरीज को कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन देंगे, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। तो दोस्तों जब आप सिग्मोइडोस्कोपी कर रहे हैं तो आप आपके मरीज को नी चेस्ट पोजीशन में रखोगे और नी चेस्ट पोजीशन में रखने के बाद यह प्रोसीजर आप करोगे। ये देखिए, ये रहा आपका डायग्राम। आपके एग्जाम में इस प्रकार की इमेज देके पूछ लेगा तो आप इसको बता देना, इट इज नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए देखिए, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सिग्मोइड कोलन, यहाँ की स्थिति को देखने के लिए आप सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर। द चॉइस ऑफ यूआरपी रिसेक्शन सॉल्यूशन फॉर इरिगेशन टाइम, एक प्रोसीजर होता है आपका टीयूआरपी, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है, यह एक क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर है। जब आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है, यह सूज जाती है, तो इसके जो सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए टीयूआरपी एक सर्जरी होती है, वो की जाती है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के टिश्यूज को काट के रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस दौरान जो आपके टीयूआरपी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन में आप जो सॉल्यूशन यूज में लेंगे इरिगेशन करने के लिए, तो आप किस प्रकार का सॉल्यूशन यूज में लेंगे, नॉर्मल सैलाइन, प्लेन वाटर, ग्लिसरॉल, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर हम बात करें इंपोर्टेंट, आप इरिगेशन के लिए ग्लिसरॉल या सोर्बिटोल सोर्बिटोल का उपयोग करेंगे इरिगेशन करने के लिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा, पोजीशन से रिलेटेड, टीयूआरपी पोजीशन किस स्थिति में करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें मॉडिफाइड लिथोटोमी पोजीशन आप यूज में लेंगे जब आप आपके मरीज को टीयूआरपी प्रोसीजर कर रहे हैं।
यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपके मरीज को आप लेटाओगे, ठीक है। इट इज मॉडिफाइड लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए, ये प्रोसीजर की इमेज दिखाई गई है यहाँ पर। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। ये रेसेक्टोस्कोप, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पीयूआरपी प्रोसीजर, ये सर्जरी है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की जाती है? इट इज डन बाय रेसेक्टोस्कोप। इस प्रकार का इमेज देख के भी आपसे पूछ लेगा इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो आप बता देना रेसेक्टोस्कोप, जो पीयूआरपी प्रोसीजर करने के लिए यूज में लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हेन क्लीनिंग द आईलिड्स द नर्स शुड क्लीन फ्रॉम। जब आप नर्स हो, आईलिड्स को क्लीन कर रहे हो, तो किस दिशा से, किस दिशा की ओर आप क्लीन करोगे आई को? यहाँ पर हम बात करें इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, मीडियल टू इनर कैंथस, आउटर टू मिडिल। यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। जो राइट आंसर रहने वाला है, इनर कैंथस से आप आउटर कैंथस की ओर आईलेट्स को साफ करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप, इसका पर्पज क्या है? आई की इनर कैंथस से आप जब बाहर की ओर साफ करोगे, तो क्या होगा, जो भी डस्ट है आउटसाइड रिमूव हो जाएगी। अगर आप इनर कैंथस से आउटर कैंथस से इनर कैंथस की ओर साफ करोगे, तो क्या होगा, पूरी डस्ट यहाँ पर लेक्राइमल ग्लैंड रहती है, वहां पर इकट्ठी हो जाएगी और आपकी आई में इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो आप हमेशा इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर यहाँ पर आई को इरिगेट करेंगे। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो क्या पूछा गया है। डीकेनुलाइजेशन, डीकेनुलाइजेशन मीन्स, डीकेनुलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेडिकल में हम बात करें तो आईवी कैनुला रिमूवल, आईवी कैनुला इंसर्शन, ट्रेकियोस्टोमी रिमूवल, ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव करने के प्रोसीजर को डीकेनुलेशन बोला जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप एग्जाम में आईवी कैनुलर रिमूवल नहीं करके आओगे, ट्रेकियोस्टोमी रिमूवल प्रोसीजर को हम डीकेनुलेशन बोलते हैं, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को निकालना, ठीक है दोस्तों। जब आप मरीज की ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव कर रहे हैं, तो आप उससे बोलोगे वो ब्रीथ करे अच्छे से, और आप मॉनिटर करते रहोगे आपके मरीज को, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप पेशेंट को रिमूव कर रहे हो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, तो वो सांस लेता रहे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटर करना है आपको मरीज को कि वो सांस लेने की स्थिति में है कि नहीं, है ना। चलिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? A nurse would assess that a patient is experience टाइम स्ट्रोक रेस्पिरेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था टाइम स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है। टाइम स्ट्रोक रेस्पिरेशन की हम बात करें, देखिए यहाँ पर आपकी पेशेंट में रेस्पिरेटरी रेट बड़ी देखने को मिलेगी, साथ में फॉलोड बाय एपनिया, एपनिया आपकी ब्रीदिंग है, नो ब्रीदिंग, नो ब्रीदिंग साथ में आपको देखने को मिलेगी। इसको हम चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देख लीजिए आप, पीरियड ऑफ टेकिपनिया अल्टरनेटिंग विद पीरियड ऑफ एपनिया, इट इज द राइट आंसर। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई मिलेगी, साथ में अल्टरनेट क्रम में आपको एपनिया देखने को मिलेगा, सांसें रुक जाएंगी आपकी कुछ समय मरीज की। पीरियड ऑफ हाइपर एपनिया, इंक्रीज इन बोथ रेट, इट इज रॉन्ग आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन मेथड एक्सेप्ट, यहाँ पर आप ध्यान रखिए सारे ऑब्जेक्टिव मेथड हैं को छोड़कर। ग्रुप डिस्कशन इज अ ऑब्जेक्टिव मेथड, पैनल डिस्कशन इज अ ऑब्जेक्टिव मेथड, डाटा
डेमोन्स्ट्रेशन इज अ ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। इंटरव्यू इज अ सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार के डाटा होते हैं आपके, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, एक होते हैं सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है ये तीनों हैं आपके ऑब्जेक्टिव डाटा, इंटरव्यू, सब्जेक्टिव डाटा राइट आंसर है। यहाँ पर हम दोनों को समझ लेते हैं, अलग अलग आप किस प्रकार विभाजित करोगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव डाटा हमेशा नर्स के द्वारा मेजरेबल होता है, नर्स खुद ऑब्जर्व करती है, मेजर करती है आपके पेशेंट में। और सब्जेक्टिव डाटा ये पेशेंट के द्वारा बताया जाता है, पेशेंट के द्वारा बताया जाता है सब्जेक्टिव डाटा। नर्स इस प्रकार के डाटा को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, ना ही मेजर कर पाती है, पेशेंट आपका खुद आपको बताएगा इस प्रकार के डाटा को। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा में हम बात करें, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डाटा दैट कैन बी सीन yet held by someone other than person experience them, जैसे कि टेम्परेचर चेक करेगी, स्किन मॉइस्चर, वोमिटिंग, ये सारी नर्स ऑब्जर्व कर सकती है और खुद चेक कर सकती है। सब्जेक्टिव डाटा में मरीज खुद बताएगा, जैसे कि पेन हो रहा है या उसको अलग फीलिंग्स को, वो इमोशंस को वो स्वयं बताएगा। तो इस प्रकार के डाटा को हम सब्जेक्टिव डाटा में रखेंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, नोट्स बना लेना दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिंगल लैक्टेट इंट्रावीनस इंफ्यूजन IV solution does not contain which of the following? RL is a crystalloid, crystalloids and isotonic, isotonic fluid है, हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, 0.9%। तो इसमें कौन से कंटेंट्स रहते हैं ये पूछा गया है, कौन सा नहीं है आप बताइए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट नहीं रहता है आपकी RL में। चलिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है आपको। ये रही आपकी RL की बोतल, ठीक है दोस्तों। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है RL से रिलेटेड, मुझे याद आया, जो आप यहाँ पर हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लूइड ऑफ चॉइस, फ्लूइड ऑफ चॉइस। तो यह यस, जैसे कि हम बात करें आपके बर्न वाला मरीज है, उसमें हमेशा ठीक करने के लिए RL आइसोटोनिक लगाएंगे हम। और एक और कंडीशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में आप RL आइसोटोनिक लगाओगे, एसिडोसिस। और आपके मरीज को वॉमिटिंग हुई है, ठीक है, वॉमिटिंग होने के साथ में आपके मरीज को दस्त लगे हैं, डायरिया, ऐसी कंडीशन में आप RL लगाओगे, ठीक है। इससे क्या हो, जल्दी से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट आपके मरीज में हो सके। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता ही है। फ्लूइड ऑफ चॉइस ऑफ बर्न इज RL, वेरी इंपोर्टेंट, आप याद रखना यहाँ पे। चलिए देखिए एक और शानदार क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोरकास्टिंग, डिसाइडिंग द प्लान ऑफ एक्शन, टाइम शेड्यूलिंग। प्लानिंग प्रोसेस पर पहुंच गए हो आप, तो आप वहां पर मरीज को किस प्रकार से ठीक करना है उसके प्लान का फॉर्मेशन करोगे, आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे कि आपके मरीज में ये भिन्न भिन्न प्रकार के सिम्टम्स शो हो रहे हैं, उनको आप किस प्रकार के सिम्टम्स को कैसे क्या चीज लगा के ठीक करोगे। चलिए इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं चार्ट के थ्रू। ये जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, ये है आपकी पूरी नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस मेनली 6 स्टेप होती हैं इसकी। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, फर्स्ट आपकी असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन,
इवेल्युएशन, ये सारी आपकी नर्सिंग प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करोगे, असेसमेंट, जिसमें हम सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा नर्स दोनों के थ्रू पूरे पेशेंट के असेसमेंट कर लेगी, उसकी हिस्ट्री ले लेगी, ठीक है दोस्तों, और मरीज को सिम्टम्स को, सारी चीजों को नोट्स कर लेगी। नोट्स करने के बाद फिर आप एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे। डायग्नोसिस एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कोई मरीज था, ठीक है, बर्न का मरीज है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बर्न का मरीज है, आपने पूरे एग्जामिनेशन करने के बाद एक कंडीशन निकाली, मरीज में डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक है, आपकी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स की मात्रा कम है। तो आप प्लान करोगे, प्लान में क्या करोगे, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर आरएल लगाओगे, ठीक है, फ्लूइड्स को कंटिन्यू रखोगे, एंटीबायोटिक्स दोगे, आप और भी प्रोसीजर फॉलो करोगे, वाइटल साइन चेक करोगे, वो सारी चीजें काम में आ जाएंगी प्लानिंग में डिहाइड्रेशन की कंडीशन को ठीक करने के लिए। चलिए, यहाँ पर क्या सुधार हुआ, आपने ये प्रोसीजर फॉलो किए, उसके बाद आपके मरीज में क्या सुधारात्मक देखने को मिला इम्प्लीमेंटेशन में, और लास्ट में आपके मरीज डिहाइड्रेशन से बाहर आ गया है, तो आपने एवोल्यूशन क्या निकाला कि वो ठीक हो चुका है आपका मरीज। तो नर्सिंग प्रोसेस में मेनली 6 स्टेप होती है। सबसे पहले आप असेसमेंट करोगे, फिर उसका डायग्नोसिस निकालोगे, फिर आप प्लान करोगे उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, फिर आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे कि आपने आपके मरीज में प्रोसीजर को फॉलो किया, उसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिला। रिजल्ट देखने के बाद आपकी कंडीशन ठीक हो गई है, आप उसे एवेल्युएट करेंगे मरीज को। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन एक और क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस कौन सी होती है, असेसमेंट। यहाँ से दूसरी, नंबर के अकॉर्डिंग कोई सी भी आपका जो प्रोसेस है वो पूछ लेगा। यहाँ पर एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स आर मेंटेन्ड एज, इनको हम रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स को मेंटेन किस पर्पज से करते हैं, असेस द ट्रीटमेंट नीड, इम्प्रूव पेशेंट्स केयर, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, अवॉइड ऑडिट प्रोजेक्शन। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो नर्स हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वाले रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को क्यों मेंटेन रखते हैं, इससे क्या है, आपकी जो पेशेंट की इम्प्रूव क्वालिटी केयर दी जा सके, मरीज को अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके। इस प्रकार आप प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखोगे, मरीज को डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, आपने क्या रिपोर्ट्स कराई हैं, उनको मेंटेन करके रखोगे। फिर दोनों दिन आपने इंजेक्शन लगाने के बाद चेक करके देखोगे कि 3 दिन तक एंटीबायोटिक चला, रिपोर्ट्स आई आपकी टाइफॉइड की, तो उसका क्या प्रभाव रहा कि हाँ वो ठीक हो गया है, बाद में आपने रिपोर्ट चेक करी तो नेगेटिव आया है। इस प्रकार आप, कई पर्पज रहते हैं, जिस इस प्रकार के पर्पज से हम उनको प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और बेहतरीन, यहाँ पर एक और कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को हॉस्पिटल वाले कितने टाइम तक, यहाँ से एक वेरी इंपोर्टेंट नोट सेट का फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बनता है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स को, ओपीडी रिकॉर्ड्स को 3 साल तक, आपका हॉस्पिटल, जो कोऑपरेटेड हॉस्पिटल होते हैं वो ओपीडी रिकॉर्ड को 3 साल तक, और आईपीडी रिकॉर्ड, साथ में मेडिको लीगल, मेडिको लीगल जितने भी केस होते हैं उनके रिकॉर्ड को 10 साल तक संभाल के रखता है आपका हॉस्पिटल। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेना आपकी नोटबुक में, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट शुड बी टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज टू टेपिड स्पंजी। टेपिड स्पंजी आप फीवर वाले मरीज में करते हो, यहाँ पर टेम्परेचर को डाउन करने के लिए आप टेपिड स्पंजी करोगे मरीज का। ठीक है, टेपिड स्पंजी, जैसे आपके ये स्पंज बनाया आपने, इस टेपिड स्पंज या रूमाल का कितना टेम्परेचर रखोगे, तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका टेम्परेचर आप 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखोगे, और टाइम आप 5 मिनट तक एक जगह पर रखोगे उसको। ठीक है, उसके बाद आप स्पंजी को चेंज करके दोबारा से रखोगे, और ये प्रोसीजर जब तक फॉलो करोगे जब तक नॉर्मल टेम्परेचर नहीं हो जाता है मरीज का। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव मार्क, ठीक है, आपको मिल जाता है एग्जाम में,
नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है मरीज का, तो आपको सबको पता है 120 से 80 mmHg। ठीक है, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। जिसमें हम बात करें, ऊपर की जो वैल्यू है वो सिस्टोलिक बीपी है, नीचे की बात करें तो डायस्टोलिक बीपी है। चलिए, यहाँ पर एक चीज दी गई है, आपके शरीर में बीपी किस अवस्था में चेंज हो जाता है, इस प्रकार आप क्या बोलेंगे। देखिए, ये ग्रेड है, ग्रेड ऑफ बीपी चेंजेस। यहाँ पर देखिए, नॉर्मल बीपी आपका 120 से 80 रहता है। प्री हाइपरटेंशन आप मरीज को कब बोलेंगे, जब आपका बीपी 120 से 139 हो जाए। ठीक है, 80 से 90 के बीच में हो जाए, इसमें आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में देख सकते हो। अगर आपका बीपी 120 से बढ़कर 140 के बीच आ रहा है, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी आ रहा है आपका 80 से 89 के बीच में। हाइपर स्टेज, हाइपर टेंशन स्टेज फर्स्ट कब बोलोगे, जब आपका बीपी 140 से 160 और डायस्टोलिक बीपी 90 से 100 तक देखने को मिल रहा है, तो इस स्टेज को आप हाइपर टेंशन फर्स्ट। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, हाइपर टेंशन फर्स्ट स्टेज में है तो बीपी रेंज बताइए। पेशेंट प्री हाइपर टेंशन स्टेज में है तो बीपी बताइए। हाइपर स्टेज सेकंड में है तो बीपी रेंज बताइए। यहाँ पर 160 प्लस देखने को मिलेगा और नीचे का बीपी 100 प्लस। हाइपरटेंसिव थर्ड स्टेज होती है हाइपरटेंशन क्राइसिस। इस स्टेज को हाइपरटेंशन क्राइसिस बोलते हैं, जब आपका बीपी सिस्टोलिक बीपी 180 प्लस और डायस्टोलिक बीपी 110 प्लस ऑफ एचजी आपको मरीज में देखने को मिलेगा। तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। देखिए, एक और शानदार क्वेश्चन ए रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ। ठीक है, लंग्स के लिए की जाती है ये प्रोसीजर, ब्लड क्लॉट, ब्लड वेसल्स, हार्ट। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एंजियोग्राफी हम करते हैं वो ब्लड वेसल्स में आई क्लॉट या नैरो हो गई है आपकी ब्लड वेसल्स, या आर्टरी या वेन्स, या आपकी हार्ट की स्थिति को जानने के लिए हार्ट की वेन्स और आर्टरी ब्लॉक्ड, नैरो हो गई है, क्लॉट आ गया है। तो इस प्रकार के प्रोसीजर से हम एंजियोग्राफी से पता करते हैं हम। ठीक है, एंजियोग्राफी एक्सरे से। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नर्सिंग फाउंडेशन की जगत है ये, जगत माँ व्यू इज नॉन एज लेडी विद द लैम्प। डायरेक्ट याद है आपको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए, बोर्न 12 मई, ठीक है, डाइड 13 अगस्त 1820, 1910 में डेथ हुई थी, अगस्त। आप ये नोट कर लेना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इटली में इनका जन्म हुआ, लंदन में इनकी मृत्यु हुई। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन क्या बनता है, 12 मई को नर्सेस डे मनाया जाता है एवरी ईयर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनता है, 12 मई को नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेडी विद द लैम्प को हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक और क्वेश्चन क्या बनता है, लेडी विद द लैम्प या फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर भी बोलते हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं, इन चीजों को आप नोट कर लेना। एक और शानदार क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ एम्बूबैग।
एयरवे माउथ ब्रीथिंग यूनिट, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, आर्टिफिशियल माउथ ब्रीथिंग यूनिट, नन ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, जो आपके रेस्पिरेटरी सपोर्ट में यूज में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अनकॉन्शियस मरीज में, या जो मरीज सांस नहीं ले पा रहा है बिल्कुल, आपने उसको इंट्यूबेट किया है, ठीक है, या आप डायरेक्ट मैनुअल ब्रीथ कर रहे हो, तो आप एम्बू वॉक से उसको मैनुअल ब्रीथिंग कराएंगे। आप पॉजिटिव प्रेशर लगाओगे बाहर से सांस, जिससे मरीज अच्छे से सांस ले सके। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेता है। देखिए, ये यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन पर, तो आप इसको देख के बता देना इट इज एम्बू बैग। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ए रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ए हमेशा आता है एग्जाम में, पूछा गया है द हार्ट बीट रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इज 90 बीट पर मिनट, 80 बीट पर मिनट, 72, 72 से 80, ये एडल्ट्स में नॉर्मल होती है। ठीक है, 120 से 140 तक आपके न्यूबॉर्न बेबीज की हार्ट रेट आपको देखने को मिलेगी। ये राइट आंसर है आपका। एक और बेहतरीन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अ क्लाइंट कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन इज इवेल्युएट बाय पाल्पेटिंग द पल्स। आपके मरीज को आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है, तो इस स्थिति में आप कौन सी पल्स को चेक करोगे? डिस्टल टू कैथेटर इंसर्शन, एट इंसर्शन साइट, इन ऑल एक्सट्रीमिटीज, अबव द कैथेटर इंसर्शन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप आपके मरीज में कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हो, तो आप हमेशा डिस्टल पल्स डिस्टल पल्स चेक करोगे। इसका पर्पज क्या है? आप आपके मरीज के डिस्टल पल्स चेक करके पल्स रेट को, नॉर्मल काउंट को काउंट करोगे। अगर नॉर्मल आती है तो स्थिति ठीक है, अगर एबनॉर्मल आती है तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने की जरूरत है, रिपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट चीज है ये और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यह आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, तो वेरी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है ये। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप हमेशा मेहनत करते रहिए, टाइम को यूटिलाइजेशन करते रहिए, और एग्जाम आपके नजदीक है तो तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए वीडियो लेक्चर के साथ में आप थ्योरी पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए, जो आपके वीक पोर्शंस है उनको ज्यादा पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। धन्यवाद।